जी स्टूडेंट्स, आप लोग तैयार हो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए। सो वन शॉट में चैप्टर खत्म करने वाले हैं। पूरा जो चैप्टर है आपका, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। बस प्रॉमिस ये करना है कि शुरू से लेके एंड तक आपको पूरी वीडियो देखनी है। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सारी जो कंफ्यूजन है आपकी दूर हो जाएगी। और अब कर लेते हैं अपना ओजी इंट्रो। So hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. Let's quickly get started. So सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, तो थोड़ा सा नंबर्स का रिकैप कर लेते हैं। मुझे पता है बड़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जो हमारे दिमाग से छूट जाती है अगर 12th क्लास में या आगे जब भी जो भी मैथ्स आगे कंटिन्यू करता जा रहा है, ये छोटी छोटी चीजें हम मिस आउट कर देते हैं। जैसे शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर्स से। सो हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं बेटा? 1 से लेके जितने नंबर्स आपको पता है, 1 2 3 4 5000 6000 500 9 8 7, जितने नंबर्स आपको पता है ये सब क्या है? दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था। फिर बारी आई कि यार 0 तो एक नंबर है, इसकी बात तो कहीं होती नहीं। मतलब 9 के बाद 10 तो तुमने दे दिया, लेकिन 0 अलग से तो दिया नहीं। सो फिर आया हमारा 0, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब सारे नंबर्स हुए कंप्लीट। सो होल नंबर हमारे होते हैं 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई? मतलब ये सारे नंबर होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। ठीक है ना? सो हमारे होल नंबर में 0 और सारे नेचुरल नंबर आते हैं। इस चीज को, इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लो कि नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर भी हैं, बस 0 एक्स्ट्रा हो गया। मतलब 0 की जब हम बात करेंगे ये सिर्फ होल नंबर है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा आप नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, ये कंफ्यूजन अभी दूर हो, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में ये चीजें पूछते हैं, हम करेंगे वैसे क्वेश्चंस भी। चलो, अब होल नंबर्स हो गए। अब लगा चलो भाई अब कोई आविष्कार नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन फिर जब मैथ्स की कैलकुलेशन करने आए तो आए नेगेटिव नंबर्स। तो उन्होंने कहा नेगेटिव नंबर्स का क्या करें? तो एक और इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि इंटीजर्स। अब हमारे इंटीजर्स में, अब ये ध्यान रखना, इसके बाद जो जो इंट्रोड्यूस हो रहे ना उसमें ये सब ऐड होता ही रहेगा। मतलब इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर भी आ गए, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी इसने ले लिया, और सारे नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 जितने भी है। सो दैट मीन्स इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, और ये जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एंड जो हमारे नेचुरल नंबर या आप कह सकते हो जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और 0 तो 0 ही है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों आ गए, सब चीजें बढ़िया चल रही थी। इसके बाद आए हमारे रैशनल नंबर्स। सो अब रैशनल नंबर्स में क्या खास है बेटा? देखो, रैशनल नंबर्स, पहली बात तो ये रैशनल नंबर्स होते कैसे हैं? सो रैशनल नंबर होते हैं हमारे P/Q फॉर्म में। इसमें क्या कंडीशन है कि जो हमारा Q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q कैन नेवर बी 0, क्योंकि देखो ना, अगर मेरे पास है 4/0, अगर नीचे 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। सो दैट इज वाई कभी भी हमारे रैशनल नंबर्स में नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या क्या हो सकता है? जैसे आपके पास है 6/7 या 2/17 या 13/16 या कुछ भी 13/6 जो भी है। सो ये सारे हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अब आप सोचोगे कि यार रैशनल नंबर्स क्या? इन सब नंबर्स को क्या हम पहले से ही फ्रैक्शन नहीं बोलते? सो क्या फर्क है बच्चे रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में? तो फ्रैक्शन का अगर मैं आपको बेस समझाऊं तो फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे आपके पास एक ये पूरा होल सर्कल है, ठीक है, इसको हमने हाफ में कर दिया तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हाफ, 1/2 हो गया। फर्दर किया और इस सिंगल पार्ट का पूछा तो हम कहेंगे पूरे के 4 पार्ट हुए तो ये 1/4 है। सो ये होता है फ्रैक्शन। लेकिन क्या कभी भी आपने ऐसे सुना है कि -1/4 ये फ्रैक्शन है? कभी भी नहीं सुना। मतलब कि फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स हमने कभी भी नहीं सुने। तो यहां से हमें डिफरेंस मिलता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं आपके, देखो यहां मैं लिखती हूं क्लियरली, रैशनल नंबर्स एंड फ्रैक्शन, इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है ना भाई। सो देखो, रैशनल नंबर हमारे होते हैं P/Q फॉर्म में, परफेक्ट। फ्रैक्शन हमारा होता है P/Q फॉर्म में, परफेक्ट, सेम चल रहा है।
रैशनल नंबर में q कैन नेवर बी 0, परफेक्ट। यहाँ पे फ्रैक्शन में q कभी 0 नहीं हो सकता, परफेक्ट। यहाँ पे चेंज आएगा कि जो रैशनल नंबर्स होता है इसमें p एंड q आर इंटीजर्स, तो p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, मतलब रैशनल नंबर कैन बी -1/4। लेकिन फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, सो हियर p एंड q आर होल नंबर्स, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कंडीशन है q 0, p 0 चल सकता है। अगर आपके पास 0 नंबर है फॉर एग्जांपल, तो 0/1 अगर मैं लिख दूं तो ये एक फ्रैक्शन भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स में हमने क्या देखा कि रैशनल नंबर्स हमारे p बाई q की फॉर्म में होते हैं, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, और जैसा चलता हुआ आ रहा था इसमें सारे हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स इंक्लूडेड है, मतलब सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर सब। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं नंबर 6, सो क्या अब 6 नंबर हमारा होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है। क्या ये 6 एक रैशनल नंबर है? यस, बिकॉज अगर मैं लिखूं 6/1 तो ये हो गया p बाई q फॉर्म में। और इसी तरीके से -9 लिया, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं -9/1, सो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने देखा रैशनल नंबर्स होते हैं p बाई q फॉर्म में, जिसमें q कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी p q में से कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम आगे इर्रेशनल नंबर भी पढ़ेंगे, बट वो थोड़ी सी आगे जाके। अभी देखो ये क्वेश्चन थे जो मैं बोल रही थी कि कंफ्यूज करने वाले होते हैं, असर्शन रीजनिंग में वैसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी, वो कह रहे हैं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नहीं, मुझे बताओ 0 एक होल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये गलत है। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को समझना। आगे देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स में सारे क्या आते हैं? हमारे सभी इंटीजर्स में सारे इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर है? सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0, सब क्या है हमारे रैशनल नंबर पे। क्योंकि कोई भी इंटीजर ले लो, -7 ले लिया, अपॉन में 1 करके p बाई q फॉर्म में बना दिया। सो दिस मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर्स तो हमारे जैसे -7/1 है, तो -7/1 को तो -7 लिख लोगे, इंटीजर है। लेकिन अगर ये होता -7 में लेट्स सपोज 6, सो अब अगर हम इसको सॉल्व भी करते तो ये डेसिमल नंबर्स में आता है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, डन। आगे देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर्स है सभी होल नंबर है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बच्चे क्या करते हैं, यूजली इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 है भाई, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो होल नंबर ना हो। ठीक है, आगे देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना चीजें? आगे देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है, पहली बात तो जैसे -7 है, यहाँ पे -7 मेरा रैशनल नंबर है क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाली चीज आ गई। सो मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, आगे हम बात करते हैं फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अब जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि बेटा ये लिखा मैंने 4, ये लिखा 7, इसके बीच में मुझे नंबर्स बताओ, आप बड़े आसानी से बता दोगे। 4 और 7 के बीच में 5 आता है, 6 आता है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपको ऐसे बोलती कि 3 और 4 के बीच में मुझे नंबर्स बताओ, तो आप सोचते हैं यार 3 के बाद तो 4 है, लेकिन हाँ मैं बोल सकती हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड सो ऑन, है ना। अब जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, जैसे हमारे पास है 1 और 2, सो 1 और 2 के बीच में मुझे रैशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि नंबर कैसा होना चाहिए? p बाई q फॉर्म में होना चाहिए। सो देखो, एक तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है?
वैसे जरूरी नहीं हम फॉर्मूला यूज करें, हमारे पास और तरीका भी है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। फॉर्मूला सिंपल होता है a प्लस बी अपॉन में 2। सो ए बी क्या हो गया, ये a हो गया, ये b, मतलब जो दो नंबर्स दे रखे जैसे यहाँ 1 और 2 दे रखे तो सिंपल किया 1 प्लस 2 अपॉन में 2। सो ये क्या आ गया 3 अपॉन 2। सो 3 अपॉन 2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में 3 अपॉन 2 है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर ऐसे बोल देते कि 4 रैशनल नंबर बताओ तो हम क्या करते, सिंपल अभी हमने देखा 1 और 2 के बीच में 3 अपॉन 2 है। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए अगर मुझे इस फॉर्मूले से ही निकालना है, मैं 1 और 3 अपॉन 2 के बीच में निकाल देती हूँ, वो भी 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। देखो जरा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन में 2। सो ये हमारा हो जाएगा 3 4 5 अपॉन 2। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 अपॉन 2 और ये इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। सो ये आ गया 5 अपॉन 4। सो इनके बीच में एक नंबर आ गया 5 अपॉन 4। सो मुझे बताओ क्या ये 5 अपॉन 4 सिर्फ 1 और इसके बीच में है या 1 और 2 के बीच में भी है, उसके बीच में भी है। सो ये नंबर आ गया। इसी तरीके से आप इन दोनों के बीच में, इन दोनों की, तो आप ऐसे अनगिनत नंबर्स निकाल सकते हो। सो देयरफॉर दो नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, ठीक है, बहुत नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया हमारा फॉर्मूला से। अब इसका और एक इजी वे बताऊं, जैसे यहाँ पे मेरे पास है 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, इसके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा पहले एक इजी समझाती हूँ। अगर मान लो मेरे पास है 7 अपॉन 2 एंड यहाँ पे है 10 अपॉन 2, ठीक है, मैं आपको कहूँ मुझे यहाँ पे इसके बीच में क्या निकाल के दो, रैशनल नंबर्स, तो आप देखोगे यार इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, तो 7 के बाद हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 8 अपॉन 2, 9 अपॉन 2, 10 अपॉन 2। तो ये हो गए भाई, ये दो नंबर्स हो गए इसके बीच में, है ना। सो इस तरीके से क्या चेक किया हमने, डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 5 इधर भी 5, लेकिन यहाँ 3 के बाद क्या हो गया, 4 आ गया। अब एक तरीका तो वही है a प्लस बी अपॉन 2 करो, या अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑलरेडी सेम है पर थोड़ा बड़ा नंबर बना लेंगे। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को कर सकती हूँ, नहीं, मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटू 10 करोगे, इधर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी सेम बनाना है, इधर तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, इसको भी 50 बना लेते हैं। सो इंटू 10 करेंगे एंड ऊपर भी 10 करेंगे। अब नंबर्स क्या है, 3 इंटू 10 30 अपॉन में 5 इंटू 10 50, और इसी तरीके से 4 इंटू 10 40 और 5 इंटू 10 50, ठीक है। अब इतना तो तुम्हें पता है ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे इफ आई राइट 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 या 4 अपॉन 8। अब यहाँ पे इन रैशनल नंबर्स में क्या कॉमन है बच्चे, कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट बोले तो देखो जरा, मैं इसको अगर कट करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसको कट करूं अगेन 1 अपॉन 2, अगेन 1 अपॉन 2। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते तो सेम है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, मेरे पास है 2 अपॉन 4 एंड ये मैं कर दूं ऐसे और ऐसे, तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको कट करूं ये आएगा 1 अपॉन 2, इसको कट करूं ये भी आएगा 1 अपॉन 2, है ना। और अगर मैं कहूँ कि ये 12 अपॉन 24 मैंने बनाया कैसे, सिंपल, मैंने क्या किया, मेरे पास 2 अपॉन 4 था, इंटू 6 कर दिया, 6 2 12, 6 4 24। मतलब जब हम ऐसे सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट ही मिलता है। सो यहाँ पे 3 अपॉन 5 है, यहाँ पे कैंसिल करोगे 3 अपॉन 5, कैंसिल करोगे 4 अपॉन 5, मतलब नंबर हमने मल्टीप्लाई करके बढ़ा लिया बट अंदर से सिंपलेस्ट फॉर्म में वो सेम ही है। अब यहाँ पे 30 अपॉन 50 और 40 अपॉन 50 के बीच में अगर आपको 5 नंबर्स बताने हैं तो सिंपल 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, देन 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50 एंड ऐसे करते करते 39 तक अपॉन 50 तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा भी अब अगर कभी बोल दे कि 70 नंबर्स बताओ या 100 नंबर्स बताओ इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस नंबर को बड़ा करते जाएंगे, बस डिनोमिनेटर सेम रखना है, ये याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स, रैशनल तो समझ में आ गया, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके के मैं आपको बताऊंगी, वही हमारे पास घूम फिर के आएंगे। जैसे सबसे पहले हमारे होते हैं रूट वाले,
अब रूट वाले बोले तो कैसे, जैसे इफ आई राइट √2 ये एक इरैशनल नंबर है, √3 ये एक इरैशनल नंबर है, √4 अब रूट में तो है, क्या ये इरैशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि √4 हमारा क्या होता है बच्चे, 2 के इक्वल होता है। सो √4 इरैशनल नहीं है। तो क्या कंडीशन आई कि रूट में तो हो एंड इट शुडंट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा भाई तो वो भाई रैशनली बन जाएगा। अब यहाँ पे √4 हमारा 2 बन गया, 2/1 करो तो रैशनल बन गया। कोई भी नंबर रैशनल और इरैशनल बिल्कुल उल्टा हो गया, कोई भी नंबर रैशनल और इरैशनल दोनों नहीं हो सकता। इसी के साथ जो मैं दूसरा टाइप का आपको बताऊंगी, ये तो रूट वाले हो गए जितने भी, मतलब √6 हो गया, √7, √8, √9, 3 होता है वो नहीं होगा, आगे √10, 11, 12 सब रूट में सारे हमारे इरैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने क्या पॉइंट बोला, कोई भी नंबर हमारा क्या इरैशनल और रैशनल दोनों नहीं हो सकता। सो सेकेंड टाइप का जो आपका इरैशनल है, सिंगल है, वो है पाई। ठीक है, पाई हमारा एक इरैशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू आपको याद होगी, हम लिखते हैं 3.1415, वैसे तो बहुत ज्यादा है, 9 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, सो ये है हमारा एक इरैशनल नंबर। अब आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, पाई की वैल्यू तो हम 22/7 भी लिखते हैं, और 22/7 क्या है, p/q फॉर्म में, ना तो इसका q 0 है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। और मैंने अभी बताया कि एक ही नंबर रैशनल और इरैशनल दोनों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आज जो आप एक नई चीज सीखोगे वो ये कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ये सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम बोल देते हैं 22/7 है, अदरवाइज पाई की एक्चुअल वैल्यू यही होती है, और ये चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। सो दैट इज वाई ये जो हमारा पाई है ये हमेशा एक इरैशनल नंबर में आता है और कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 22/7 वैल्यू यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चंस में जब हम अपनी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते हैं वहां पे हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, और वो जस्टिफाइड है। ठीक है, वो गलत नहीं है उसमें कुछ। चलो, इसके बाद थर्ड टाइप के हमारे रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें कोई अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है 5.01 001 0001 00001 और ये चलता जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इस नंबर का कहीं एंड नहीं हो रहा है। एक तो नंबर्स होते हैं जैसे ये है 4.666666, ये अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4.6 उस पे बार। सो यहाँ पे क्या है, ये 666666 चलता जा रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे 01 था, फिर 001 हो गया, फिर 000, मतलब एक पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन कोई जैसे 01 ऐसा नहीं 5.01 01 01 01 ऐसे हो, यहाँ पे हर बार एक जीरो बढ़ता जा रहा है। सो इस ऐसे टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अगेन इरैशनल नंबर्स, जिनका कोई एंड ही नहीं है, वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, एक तो कोई एंड नहीं, ऊपर से रिपीट भी नहीं होंगे, हर बार एक जीरो ऐड होकर अलग हो जाएगा, फिर अलग फिर अलग फिर अलग। ठीक है, अभी ये चीजें हम डेसिमल एक्सपेंशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने 3 टाइप के देखे रैशनल नंबर, आपको कभी भी बताने हो, जो भी नंबर रूट में होता है बस परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, पहला पाई हमारा, दूसरा जो इरैशनल होता है, और तीसरा इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे इरैशनल होते हैं। अभी इसके भी हम और काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, चलो अब इरैशनल नंबर समझ आ गया, अब हमें फाइनली सभी रियल नंबर समझ में आ गए, मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं। अभी आप आगे जाके 11th क्लास में, 10th में तो नहीं, 11th में जाके पढ़ोगे कि भैया रियल नंबर्स के अलावा भी, जैसे यहाँ पे नाम है रियल, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, बट वो बहुत आगे की बात है, अभी पहले यहाँ पे करते हैं रियल नंबर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं। शुरुआत होती है कहाँ से, अभी हमने देखा था हमारे नेचुरल नंबर्स से, क्या होते हैं पता है आपको, फिर जीरो मिला दो होल नंबर, और इस होल नंबर में नेचुरल नंबर का भी सर्कल आ रहा है, फिर आगे नेगेटिव नंबर्स मिला दो इंटीजर, और इस सब में होल और नेचुरल भी इंक्लूडेड है, फिर हमारे p/q की फॉर्म। अब आप कहोगे ये तो डेसिमल नंबर है, ये कैसे आ गया भाई, अगर तुम्हारे पास है 4.125, इसको मैं लिख सकती हूँ डेसिमल हटाओ 4125 अपॉन में 1000, बन गया रैशनल नंबर। और ऐसे ही -2.7 है, डेसिमल हटाओ 27
27/10 हो गए, -27/10 तो है ना p/q फॉर्म में। सो ये हो गए रैशनल नंबर और इस सब में इंटीजर्स भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, ठीक है। उसके बाद इस पूरे सर्कल से अलग, इसलिए मैंने कहा था ये नंबर सारे एक तरफ और हमारे इरैशनल नंबर्स एक तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा रूट वाले हैं हमारे पास, पाई है और वो पैटर्न वाले होते हैं। सो ये है सारा कंसेप्ट आपका रियल नंबर्स का, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर लाइन की। अब नंबर लाइन भी कोई नई चीज नहीं, आपने देखी हुई है कैसी होती है नंबर लाइन। एक ऐसे लाइन बनाई, बीच में दे दिया 0, इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स, इस तरीके से होता है। अब मैं अगर आपको नंबर लाइन पे कहूँ बेटा मेरे को प्लॉट करके दिखाओ 7, सो आप कहोगे अरे बड़ा इजी है, येलो मैम कर दिया 7। -2 प्लॉट करके दिखाओ, येलो मैम कर दिया -2 प्लॉट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कोई रैशनल नंबर प्लॉट करके दिखाओ, मतलब अगर मैं आपको कहूँ 3/2 प्लॉट करके दिखाओ जरा, सो क्या करोगे आप, यार इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 1.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, 1.5 प्लॉट करना है, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे कहीं मेरा 1.5 होगा तो आपने यहाँ पॉइंट लगाया और ये हो गया 1.5, या इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं क्या है, ये 3/2 हो गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर प्लॉट करना ईजी है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड प्लॉट हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया अभी जो ये रूट वाले पढ़ के आए हो ना, जो इरैशनल नंबर्स पढ़ के आए हो ना, ये प्लॉट करके दिखाओ। सो इरैशनल नंबर्स आप जब भी प्लॉट करोगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हमारी हेल्प करेगी क्या करने में, हमारे रूट वाले, जैसे √2 प्लॉट करना है, √5 प्लॉट करना है, या हमें √3 प्लॉट करना है, 3 मिस हो गया ना, या रूट में अगर आगे ऐसे भी आएंगे 9.3, रूट में 4.5, ये सब चीज़ें अगर हमें प्लॉट करनी है, मतलब अपने इरैशनल नंबर, इस टाइप के इरैशनल नंबर प्लॉट करनी है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है ना, इस तरीके से अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसमें क्या क्या होता है, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली ये होती है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल और 90 डिग्री वाली बेस बनाती है, एंड ये हमारा परपेंडिकुलर बनाता है। और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारी, क्या होती है, दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हेल्प कैसे करेगी, जैसे अगर मुझे √2 प्लॉट करना है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारा h है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मुझे h निकालना है तो h को मैं क्या करूंगी, कैसे लिख सकती हूँ, h इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा b² प्लस p², ठीक है। अब √2 मुझे प्लॉट करना है, और एक हेल्प आपकी और कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने अंडर रूट दे दिया, जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा 1 ही रहेगा, सो 1 ही चाहिए, तो उसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आपको हर बार ये नंबर देखना है। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1, रूट यहाँ पे आ गया, रूट इधर भी है, 1 का स्क्वायर 1 में क्या प्लस करूँ कि अंदर का 2 आ जाए, सिंपल 1 में 1 प्लस करो, मतलब 1 का स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लो, अगर मेरे को √3 प्लॉट करना है, अब पता है यहाँ पे अंडर रूट है, इधर मैंने बोला 1 फिक्स कर दिया है, 1 का स्क्वायर 1, 1 में क्या प्लस करूं कि मेरे पास 3 आ जाए, 2, लेकिन मैं डायरेक्ट 2 तो लिख नहीं सकती, मुझे तो किसी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ऐसा किसका स्क्वायर करें कि 2 आए। सो अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, √2 × √2 2 हो जाता है, मतलब मुझे यहाँ पे √2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बाद √5 अभी मैं छोड़े भी समझाऊंगी। √7 की अगर मैं बात करूं, सो इसमें क्या करोगे, 1 तो फिक्स ही है, अब यहाँ पे 1 फिक्स है, 1 में 1 का स्क्वायर 1, 1 में क्या प्लस करें कि 7 आ जाए, 6, अब 6 किसका होता है, 6 की अगर मैं बात करूं मुझे √6 लिखना पड़ेगा, तभी उसका स्क्वायर वो होगा, ठीक है। चलो √8 की बात करते हैं। सो √8 के केस में क्या करना पड़ेगा, 1 तो फिक्स ही है, 1 में क्या प्लस करूं कि 8 आए, 7, तो √7 करना पड़ेगा। यहाँ पे ना यार एक पैटर्न देखो, अभी हमने इतने सारे एग्जांपल करे तो क्या पैटर्न आ रहा है, ये तो √1 स्क्वायर तो फिक्स है हमारा, चेंज क्या आ रहा है, जब यहाँ पे 2 था तो 1 का स्क्वायर हो गया, जब यहाँ पे 3 था तो √2 का स्क्वायर हो गया, जब 7 था इधर 6 हो गया, 8 था 7 हो गया, मतलब जो नंबर भी यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो नंबर भी यहाँ पे है इधर बेस में क्या होगा, उस नंबर से एक छोटा नंबर लिया इन्होंने, उसका स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर तो है। समझ में आया, जैसे यहाँ 8 था 7 हो गया, 7 था 6 हो गया, 3 था 2 हो गया, 2 था 1 हो गया,
समझ में अरे ऑल्सो ये कंफ्यूज मत होना, अगर मैं √1 का स्क्वायर भी करूंगी तब भी तो 1 ही आएगा, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अगर सोचिए ये तो रूट वाले, इसमें रूट क्यों नहीं है, एक ही बात है वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बीच में मैंने भाई ये छोड़ा क्यों था, √5 क्यों छोड़ दिया था, आओ जरा देखें। अब अगर मैं √5 की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचे तो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए 5 से छोटा 4 इसका स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आपसे ऐसे पूछती कि देखो 1 का स्क्वायर तो है ही, अब मैं 1 में क्या प्लस करूं कि मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को 4 प्लस करूंगी तभी 5 आएगा, तो 4 चाहिए तो भैया 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो क्या ये दोनों में से कोई एक करेक्ट है या एक गलत है, नहीं, ये दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट देखो ना, √4 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट गया 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1, सो 4 + 1 5 हो गया। इधर करोगे 2 का स्क्वायर 4 + 1 अगेन 5 हो गया। सो दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। जब हम प्लॉटिंग करेंगे ये ज्यादा इजी होगा हमारा, तो हम इसकी हेल्प से कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको, अब मैं कोई बड़ा नंबर अगर आपको दे दूं, चलो कि भैया तुम्हें ना प्लॉट करना था √ में 70, ठीक है। अब इसको जरा करो, क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है 1 स्क्वायर, चाहे कितना बड़ा नंबर आ जाए 1 स्क्वायर तो फिक्स ही है हमारा। सो अब यहाँ पे किसका स्क्वायर करना है, याद है ना क्या था, यहाँ पे 70 है, आप √69 का स्क्वायर कर दो, याद है। इसी तरीके से √ में मेरे पास 100 है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो फिक्स ही है, यहाँ पे किसका स्क्वायर करूँ, इधर 100 है, 100 से एक छोटा 99, ठीक है। तो मतलब आपको कहीं पे भी कुछ प्लॉट करना है तो इजी होगा, बट सिलेबस में इतनी बड़ी बड़ी प्लॉटिंग नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेंगे, √2 प्लॉट करो, √3 प्लॉट करो, √5 और ये वाले रूट वाले। तो एक एक करके ना जरा हम समझते हैं कि हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा कंपास वगैरह से कैसे प्लॉट करना है वो बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ एक रफ आपको बता रही हूँ, देन हम प्लॉटिंग अच्छे से पेन पेपर से करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, हम यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि भाई नंबर लाइन चाहिए ना अपने को। सो ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 है और इधर मैंने ले लिया ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ √2, सो मुझे पता है √2 मेरा किस हिसाब से होगा, √ में मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 यूनिट लेना है, ठीक है भाई 1 यूनिट ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी 1 यूनिट हो गई। तो अब जो हम ट्राइंगल बना रहे हैं उसका क्या है, ये बेस है, यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, ये बेस हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से आप 1 सेंटीमीटर, मतलब जितना ये आपका यूनिट होगा उतना आप ये ड्रॉ कर लोगे, जितना यूनिट ये उसके बराबर, क्योंकि देखो ना भैया ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, तो वो बराबर होना चाहिए। तो बेटा अगर आपका ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो आप ये जो बनाओगे ये आपका आ जाएगा √2। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 + 1, सो ये आ गया हमारा 2, और यहाँ पे किसके बराबर होता है, h का स्क्वायर, h कितना होगा √ में 2, सो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, √2 आ गई हमारे पास, ठीक है। पर क्या हम बोलेंगे ये नंबर लाइन तो ये है, नंबर लाइन पे तो प्लॉट किया ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी कंपास को यहाँ पे ये डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी कंपास ओपन करोगे, फिर इस 0 से आंख लगा दोगे। जब आंख लगाओगे तो जहां पे आंख आपकी लगेगी वो आपका √2 हो जाएगा नंबर लाइन पे, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया करना कैसे है। अब इसको हम पेन पेपर पे करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए यार कंपास से कैसे बनाने, क्योंकि बोर्ड पे ना हमें समझा देते हैं, जब आप एक्चुअल में बनाने लगते तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आओ देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। सो अब हम प्लॉट करते हैं √2। अभी हम देख के आए, क्या देख के आए भाई, √2 अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो यहाँ पे मुझे चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब जब इसको √2 को प्लॉट करना है तो मेरा बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या होना चाहिए, दोनों ही 1 यूनिट होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, बता तो बहुत बार दिया। सो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सो इधर बनाते हैं, ये लिया हमने अपना स्केल और ये बना दी एक बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है बेसिकली। सो ये लिया हमने, बना दी भाई नंबर लाइन। अब इस पे मान लो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, मैं अगर 1 सेंटीमीटर लूँगी ना बहुत छोटू छोटू सा आ जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मान लिया मैंने ये पॉइंट रखा
2 सेंटीमीटर का ले लिया, चलो ठीक है। सो ये मेरा O पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मैंने मान लिया A पॉइंट, ठीक है। अब ये AO ये क्या है, अब आप ये मत सोचना 2 सेंटीमीटर है भाई, 1 मतलब 1 यूनिट कितने की ली है मैंने, 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब 1 यूनिट और, अब मुझे ए पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, या तो कंपास से बना लो या सिंपल, लाइफ में कभी सेट स्क्वायर यूज नहीं किया, इसको यूज करना बताती हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है। सो इस पे आप इस तरीके से इसको रखोगे, यहाँ पे ये स्ट्रेट आना चाहिए एंड इधर से आप ऐसे एक लाइन बना दोगे, ठीक है। तो ये बन गया परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, उसके लिए फिर से रूलर चाहिए। अब 1 यूनिट बोले तो कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ से देखो 2 सेंटीमीटर किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये मिल गया मुझे, इसको नाम दे दिया मैंने B। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये O से A क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। B से A क्या है, अगेन 1 यूनिट। तो क्या होगा, ये O से B को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा बच्चे √2, ठीक है। ये देखो ना भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = b² + p²। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस कितना है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो गया 1 + 1, ये आ गया 2, h कितना हो जाएगा √2। सो ये आ गया हाइपोटेन्यूज √2। लेकिन नंबर लाइन तो यहाँ पे है, नंबर लाइन पे तो बना ही नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंपास लेके आएंगे। ये जो O से B तक का मेजर है, अरे भाई इतनी खुली हुई है कंपास, यहाँ से लिया और इस O पॉइंट से ही इतनी कंपास खोली और यहाँ पे कहीं पे हम आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पे। और जब मैं इस नंबर लाइन पे आर्क लगाऊंगी, ये जो मुझे मिला दिस इज गोइंग टू बी √2। तो नंबर लाइन पे √2 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे √3 प्लॉट करना है तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, ये तो फिक्स है, ये 1 का स्क्वायर तो फिक्स ही है, अंडर रूट में और क्या होगा यहाँ पे इधर √3 है तो इधर √2 का स्क्वायर होगा। याद है कि नहीं, अभी तो पढ़ के आए हैं। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेस लेना है √2, परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट, ठीक है। तब मेरे पास जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो √3 आएगा। अब √2 अगर बेस लेना है तो मुझे, अगर मान लो एग्जाम में सिर्फ √3 बनाने को आया तो उससे पहले √2 बनाना पड़ेगा भाई। अब ये बेस लेना है √2, ये मेरे पास बेस हो गया। तो अब मेरा बेस क्या है, OB मेरा बेस है। तो अब B पे परपेंडिकुलर बनेगा, B पे परपेंडिकुलर बनेगा 1 यूनिट का। पहले तो यहाँ से बनाते, वैसे हम यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर बना सकते हैं। सो ये रखा अपना सेट स्क्वायर मैंने, इस तरीके से कंपास से बनाना चाहो कंपास से बना लेना, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का, यहीं से इस बार मैं 2 सेंटीमीटर का ही बना रही हूँ, ये बन गया 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमारी 1 यूनिट है, ठीक है। सेंटीमीटर में कंफ्यूज मत होना यार। ये हो गया। अब जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी इस पॉइंट को, और अच्छा इसको नाम दे देते हैं, C नाम दे दिया चलो मैंने। अब जब इस C और O को मैं ज्वाइन करूंगी तो यहाँ पे जो मेरे पास आया है ये क्या है, √3 है। सो √3 अब नंबर लाइन पे कहाँ होगा, O से C तक ओपन कर लो कंपास, ये हमने ओपन कर ली, और यहाँ से OC तक ओपन किया, ये जो मैंने मार्क किया। अब ये जो आगे ये जो मार्क आया है, दिस इज माई √3, ठीक है। बढ़िया, समझ में आ गया। अब आगे चलें और मैं बोलूं कि मुझे √5 प्लॉट करना है, तो √5 के लिए हमने देखा था 2 चीज़ें होती है। एक तो है, अगर हम अपने फॉर्मूले से जाएं तो यहाँ पे आना चाहिए √4 का स्क्वायर और यहाँ पे आना चाहिए +1 का स्क्वायर, ये तो सब में सेम ही है। अब √4 के लिए मुझे आगे एक और √4 बनाना पड़ेगा, लेकिन भाई √4 होता क्या है, √4 इज नथिंग बट 2। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि भैया यहाँ पे हम करेंगे 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो क्या आ गया, 4 + 1 5, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है कि अगर बेस मैंने लिया 2 यूनिट और अपना परपेंडिकुलर लिया 1 यूनिट, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो इससे करेंगे, ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन और बना लेते हैं भाई।
इस तरीके से नंबर लाइन बना ली मैंने। अब देखो अगेन आपके हाथ में है, अगर आपको लगता है भाई अभी और 2 यूनिट, क्योंकि अगर 1 यूनिट को आप 2 सेंटीमीटर लोगे तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या तो ऐसे ही कर लो। लेकिन अगर लग रहा है भाई कंफ्यूजन हो जाएगी तो सिंपल रखो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब याद क्या रखना है भाई, बेस है 2 सेंटीमीटर, सो ये लिया हमने पॉइंट O ले लिया। अब यहाँ से मार्क कर लो ज़रा, ये लिया इधर मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। वैसे हमारा इस तरीके से आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थोड़ा सा छोटू हो गया, ठीक है, बट 1 2। अब यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक ये पूरा मैंने बेस ले लिया, क्योंकि बेस कितना है इस बार 2 यूनिट। अब परपेंडिकुलर बनेगा 1 यूनिट का, सो यहाँ पे रखा, और ये क्योंकि अब हमने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं तो ये इतू छोटू सा बनेगा, ठीक है। जूम करके देख लेना थोड़ा, ये बना मेरा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट, सो ये 2 ये 1। अब एक तरफ 2 एक तरफ 1 क्या आएगा √5, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ सो ये जो मेरे पास आया है हाइपोटेन्यूज दिस इज √5। और √5 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इतना कंपास ओपन करेंगे हम, ठीक है, इतना किया और इधर लगा दी हमने आर्क, और जब ये हमने आर्क लगाई तो ये क्या मिला मुझे, दिस इज √5, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा √2 कैसे प्लॉट करना है, √3 कैसे प्लॉट करना है। एक चीज़ और, अगर आप इसमें और आगे जाते रहते, यहाँ पे ऐसे 1 यूनिट करते, फिर इस तरीके से √4 मिल जाता, फिर इसी पे आगे आप करते रहते तो आपको √5 √6 ऐसे करते 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 ना ये ऐसे पूरा स्पाइरल बन जाते हैं, आपकी बुक में बना हुआ आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं आगे, जो मैंने आपसे बात करी थी भाई इसी पेज को पीछे से यूज़ कर ले, चलो इसको निकालते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में अब आ जाए कि ये ठीक है भाई तुम्हें आ गया 2 5 वगैरह तुम कर रहे हो, अब प्लॉट करके दिखाओ √9.3, ऐसा तो एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, या प्लॉट करके दिखाओ √4.5, या ऐसा कुछ भी रूट में दे दिया, तो इस केस में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अलग होती है। और क्या अलग होती है देखते हैं। सो लेट्स सपोज 9.3 ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है, आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। अभी तक हमने कोई लाइन सेगमेंट मेजरमेंट के साथ नहीं बनाई, अब हमें लाइन सेगमेंट बनानी है। जितना ये दे रखा है उतना, तो 9.3 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट बनाऊंगी 9.3। सो ये लिया मैंने, ये हो गया 0 से स्टार्ट किया, डक 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 करते करते हम पहुँच गए 9.3 तक, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। सो इसको नाम दे दो, ये नाम दे दिया मैंने O, और यहाँ से नाम दे दिया मैंने A। सो पहला काम क्या किया हमने, OA बनाया 9.3 का। अगर आप √4.5 करें तो 4.5 का बना लेना, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बनाने के बाद सेकेंड स्टेप होगा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बना लो। ये कैसी बात है, कोई बात नहीं भाई, A से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करो। सो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और चले गए, इसको नाम दे दो B, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अब कह रही हूँ ये जो पूरा OB आया है, OB का बाइसेक्टर बनाओ, ये जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं। कैसे बनाते हैं, पूरा OB है, मोर देन हाफ ओपन किया इसको, B से B पे रखा, एक ऐसे आर्क बनाई, एक इस तरफ आर्क बनाई, अब O पे रखा, और जो भी आर्क्स बनाई है उसको इंटरसेक्ट कर दो, टाडा टाडा, ये हुई नहीं इंटरसेक्ट, फिर से B पे रखो और इस तरीके से कर दो, ठीक है। अब जरा यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट और ऊपर वाले का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पकड़ा और इस तरीके से कर दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखो अब, तो चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं। बेचारा ये जो पॉइंट मिला है C नाम दे दे, मैं बड़ा रैंडम सा नाम दे रही हूँ, कुछ भी ले लेना यार तुम। अब ये जो OC है, कंपास को OC जितना खोल लो, O पे रखा और O से यहाँ C पॉइंट तक कंपास को ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये कितना ओपन किया है मैंने, O से C तक, ये जो मिड पॉइंट मिला है, OB का जो मिड पॉइंट मिला है, इतना कंपास को ओपन करके C पॉइंट पे इसको रखेंगे हम, और यहाँ से एक सेमी सर्कल बना देंगे। तो इस तरह से ये बनाया हमने एक प्यारा सा सेमी सर्कल, और क्योंकि इसके मिड पॉइंट से बनाया तो ऑफ कोर्स इसके एंड पॉइंट्स को टच करेगा, तो ये सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। काफ़ी सारा काम हो गया, यहाँ पे लिख दूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, उसका नाम दिया, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, OC लेंथ लेके, OC जितनी लेंथ लेके O पॉइंट से बनाया एक सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा।
अब आगे क्या करना है, ये जो ए पॉइंट ले रखा था, ये जो 9.3 बनाया था, इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अब हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने का तरीका या तो आप कंपास से बना लो या सिंपल सेट स्क्वायर बताया है ना तुम्हें यूज करना। सिंपल यहाँ जाएंगे, परपेंडिकुलर बनाना है, नीचे वाले बेस को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बना देंगे। किस तरीके से कि वो सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। अब जिस पॉइंट पे उसने सेमी सर्कल को टच किया उसको नाम दे दिया मैंने पी। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल ये जो तुम्हारा एपी आया है ये कुछ नहीं भाई √9.3 ही है। और क्या करते हैं हम, अगर ये है तो इसको यहाँ से ऐसे लिया, कंपास को इतना खोला एंड लगा दी हमने एक आग। अब वो अलग बात है कि यहाँ नंबर लाइन है नहीं तो मुझे नंबर लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। सो ये लिया हमने एंड इसको कर दो इस, अरे भाई एक तो ये नेल्स, इसको कर दिया एक्सटेंड। ये आ गया मेरा यहाँ पे नंबर लाइन पे ये पॉइंट है जिसको मैं बोलूँगी √9.3। इजी था, समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया। अब यही 4.5 और रूट में 3 मतलब कुछ भी अगर दे रखा है तो आप उसको ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, चलो वापस स्क्रीन पे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया कैसे प्लॉट करने हैं इरैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे। अब कभी कभी ना क्वेश्चन में ना प्लॉट करने को नहीं आएगा, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स √10 ऑन अ नंबर लाइन। अब इसमें से √10 को परफेक्टली कौन नंबर लाइन पे बना रहे हैं, तो देखो जरा √10 को अगर मुझे कोई कहे बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी पहले, यार ये तो मुझे पता है 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 में क्या प्लस करूं मैं कि 10 आ जाए 9। अब 9 कैसे आएगा, एक ऑप्शन तो है मैं ऐसे करूं √9 का स्क्वायर, ठीक है, या मैं सिंपल लिखूं यार 3 का स्क्वायर करो 9 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या होगा। तो एक चीज जो फिक्स है, परपेंडिकुलर 1 है, आओ चेक करें। सो 1 1 1, यहाँ पे सब में ही परपेंडिकुलर 1 है। बेस क्या होना चाहिए, बेस या तो √9। अब √9 अगर होता तो वो तो पूरा स्पाइरल बन के आता, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें। या बेस दूसरा क्या है, 3 बन रहा है। सो 3 देखो किसने यहाँ से 0 से इसने कहाँ तक लिया है, बी पॉइंट कहाँ है, इसने तो यहाँ कहीं ले लिया। सो गलत है भाई, इसने यहाँ 0 से कहाँ तक लिया है, ओ इसका बी पॉइंट 3 है। तो देखो जरा ये 3 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, तो जरा देखो ये √10 ही तो आएगा। ये 3 है, ये 1 है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये √10 हो गया। तो मतलब ये परफेक्ट है। बाकियों में देखें, अब इसने क्या किया, यहाँ 0 और बी पॉइंट कहाँ लिए, जाके 4 पे, गलत होगा। यहाँ से 0 और बी पॉइंट कहाँ लिए, जाके 5 पे, तो ये भी गलत होगा कि बी पॉइंट कहाँ लेना था, 3 पे, क्योंकि ये हमें 3 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिए हैं। सो अब मैं क्या करती हूँ, एक एक करके इनको डिवाइड करती हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम करें 8 को 7 से डिवाइड तो क्या होगा, 8 × 0 करना पड़ेगा, ये आ गया 7, डेसिमल लगाओगे ये बन जाएगा 70। अब 70 से छोटा क्या आ जाएगा, 8 से करो, ये आ जाएगा 64। यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, तो यह बन गया 60। अब 60 से छोटा क्या होगा, 7 से किया 56 आ गया, ये बन गया 40। अब 40 हमारा 8 के टेबल में आता है, सो ये हो गया हमारे पास 0 रिमाइंडर। सो हमने क्या देखा, ये है 0.875। सो इसको जब हमने डेसिमल में कर लिया, इसी को डेसिमल में एक्सपैंड करना बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो 10/3, 3 को जरा डिवाइड करो 10 से। सो क्या होगा, 3 × 3 करेंगे 9 आ जाएगा, बचा 1, डेसिमल लगाओ 10, फिर से 3 से करो 9, फिर 1 बचा, 10 बना, 3 से किया 9, फिर 1 बचा, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये तो चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3.333333, इस तरीके से। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3 और 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 1/7 लेते हैं। सो 1/7 में देखो 7 को हमें डिवाइड करना है 1 से, तो 7 × 0 इज 0, ये आ गया 1, डेसिमल लगाया 10 बन गया। अब 10 क्या होगा, 1 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 7। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड ये बन जाएगा 30। अब 30 से छोटा 4 से करो 28, ये आ गया 2, 22 से करो ये आ जाएगा 14, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70, सॉरी
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, बन जाएगा 60। सो ये अब 60 से छोटा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 60 से छोटा जाएगा भाई हम 8 से कर लेते हैं, 56 आ जाएगा। ये आ गया 4, अब 40 से छोटा क्या आ जाएगा, 5 से कर लो, 35 आ जाएगा। सो ये आ गया 5, बन गया 50। अब 50 से छोटा हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 कर दो, 49 आ जाएगा। अब आ गया 1, अब जैसे ही 1 आए, देखो जहां से शुरू किया था वापस वही 1 पे आ गया, फिर से वही होगा, ये 10 बनेगा, फिर से हम 1 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 28। तो अब ये क्या होगा, 1 के बाद फिर से 4, 2, 8, 5, 7। देखो यहाँ तक हमें लगेगा कि यार ये तो हर बार अलग नंबर आ रहा है, लेकिन जब भी आपके पास यार एक रैशनल नंबर होगा ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाके रिपीट होगा ही, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको आई कैन राइट 0.142857 और इस पे बार, क्योंकि ये पूरा एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है। अब यहां से ना हम 3 कंक्लूजन्स निकालते हैं, 3 नहीं वैसे 2 ही निकलेंगे, पर चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। आपने इसको जब सॉल्व किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, यहाँ पे फाइनली खत्म हो गया, आया डेसिमल में ही, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ये केस है टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग बोला जाए तो मतलब आके एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म होना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 0.333333 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, ऊपर से ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या इसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, 3 आया, रिपीट 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 रिपीट। इसी तरीके से अगर इसका बोले तो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया कि भैया टर्मिनेट नहीं हुआ, एंड साथ में इतना बड़ा ब्लॉक ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होगा। सो ये हो गया हमारा रिकरिंग, ठीक है बच्चे, क्लियर ये चीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे को कैसे शॉर्ट थी, मैं कैसे शॉर्ट थी कि आगे अभी आएगा कोई नंबर जो ये पूरा रिपीट होगा। हो सकता है भैया ये जैसे रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग भी तो हो सकता है। नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट ही ना होता, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, इफ आई राइट 7.0100100001000001, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये ऐसे चलता भी जा रहा है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भाई, खत्म नहीं हुआ, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और दूसरा इसमें हमने देखा 01, फिर 001, फिर 00, तो हर बार चेंज भी हो रहा है, कोई सेम रिपीट भी नहीं हो रहा। सो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर से नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है ना। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया। लेकिन मुझे इतनी गारंटी कैसे थी कि यहाँ पे आगे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं ना कहीं नंबर रिपीट होगा, क्योंकि बच्चे ये जो 2 क्वालिटीज है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की, ये होती है इरैशनल नंबर्स की। इसीलिए आप नोटिस करोगे ये जो हमारा नंबर है, इस पैटर्न का जो नंबर है, दिस इज इरैशनल। और जब भी कोई रैशनल नंबर होता है सो उसमें या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा, उसमें रिमाइंडर 0 आ गया, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो वो रिकरिंग होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपके रैशनल नंबर्स हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो भी गए तो रिपीटिंग होंगे, और इरैशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे √2 की वैल्यू में डेसिमल के बाद चलता रहेगा। पाई की वैल्यू 3.14 वो चलती जाएगी, उसका कोई एंड ही नहीं है, ना वो आगे जाके कहीं रिपीट होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर अगर आपका p/q फॉर्म में है, इस तरीके से है, तो वो रैशनल है। तो भैया अगर आपको लगेगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो हो सकता है आपको लग रहा है भाई हो ही नहीं रहा रिपीट, कहीं ना कहीं आगे जाके वो रिपीट हो ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राइट 2/11 इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इट। सो हमारे पास है 2/11। चलो जरा इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 11 इंटू 0 करेंगे, 0 आ गया, यहाँ 2 हो गया, डेसिमल लगाओ 20, 11 1 जा 11, सो 20 में से 11 माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा, 90 बन जाएगा। 8 से करो
88 हो गया, ये आ गया हमारे पास 220 हो गया, 1 से करेंगे 11 आ जाएगा, फिर से 9 आ गया 90 हो गया, 8 से करोगे 88 हो जाएगा, 20 बन गया, फिर से भाई 1 से करोगे 11। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या हो रहा है 0.18 जो है डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो आंसर रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जब भी डेसिमल एक्सपेंशन के आएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे है, अच्छा ये वाले जो है ध्यान से समझना, इसके आगे मतलब जो आने वाले हैं। सो एक्सप्रेस 3.142678 एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, p/q फॉर्म में होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे है कि 3.142678 को मुझे p/q फॉर्म में लिखना है, बड़ा सिंपल है यार, डेसिमल हटा देती हूँ मैं। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, सो डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट आ जाएंगी, ठीक है। सो ये हो गया भाई p/q फॉर्म में, ये हो गया सिंपल हमारा क्या, रैशनल नंबर की तरह एक्सप्रेस। आगे देखो, अब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया एक्सप्रेस 0.333333 के ऊपर, क्योंकि बार है तो इसका क्या मतलब है 0.333333 चलता जाएगा। अब अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे कितनी जीरोस लगाऊं, ऐसे थोड़ी कर दोगे कि ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब डेसिमल हटा दिया तो ये हो गया 3 अपॉन ये 3 कितना है हमें नहीं पता, नीचे 0 कितनी है हमें नहीं पता, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इसको करने का एक तरीका है हमारे पास, और उस तरीके में आपको कुछ स्टेप समझने हैं, तो ध्यान से मैं इसको सॉल्व करूंगी और साथ साथ स्टेप लिखूंगी। ऐसे मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं जहां पे भी थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेप, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखती हूँ। फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपको गिवन है लेट कर लो x, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 0.3 और ऊपर डैश, सो मैंने कर दिया लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, ठीक है। पहली चीज क्लियर। दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन बनानी है। तो जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी ना, इक्वेशन 1 कौन सी होगी, ऐसी होगी जहां पे डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है उस पर बार होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, डेसिमल के बाद जो पहला नंबर है वहां पे बार होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 0 डेसिमल ये, डेसिमल के बाद 3 है उस पे बार है, तो यहाँ पे ये तो हमें यहीं पे ही है, तो इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब आप बोलोगे मैम इतनी सिंपल सी चीज थी, पहले स्टेप में कराते, अभी आगे आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो पहला क्या करना है, जो भी गिवन है उसको x ले लो। दूसरा जहां पे आपको दिखे कि भैया डेसिमल की बाद जो डिजिट है उस पे बार है, उसको फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ठीक है, फाइन। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मल्टीपल ऑफ 10। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्या मल्टीपल ऑफ 10, क्या सिंपल सा, बार कितने नंबर्स पे है, 1 नंबर पे, सो मल्टीप्लाई होगा 10 से। बार हमारा 2 नंबर पे होता तो मल्टीप्लाई होता 100 से। बार 3 नंबर पे होता, 4 नंबर, जितने नंबर्स है ना, सो चलो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जितने नंबर पर बार है उससे, ठीक है, 10 का वो मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 नंबर पे है, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 x इंटू 10 करोगे 10x आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो अगर 6.4 है और उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भैया क्या होता है, डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाता है, जब ये बन जाता है 64। अब यहाँ पे तो भैया 0.3333, ये तो भंडार है यहाँ पे, तो एक डेसिमल डिजिट आगे चला भी गया तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट और इसके बाद 33333, इस तरीके से चलता रहेगा। अब फोर्थ चीज क्या करनी है, जैसे ही मल्टीप्लाई करके जो आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आया वो हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। जैसे मल्टीप्लाई करके ये आया, सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अभी इजी है, मैं इतने स्टेप साथ साथ लिख रही हूँ ना, इसलिए मैंने और एग्जांपल लिखी, मुझे पता है तुम यहाँ पे थोड़ा सा डर जाओगे, इसीलिए मैंने इसके काफी सारे एग्जांपल्स लिए। ठीक है, सो ये हो गया, हमने इक्वेशन 2 कह दी। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है वो होता है इक्वेशन जो 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करना, सबट्रैक्ट करना है आपको। सो देखो जरा, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप माइनस करोगे तो पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3.3333 चलता रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या है 0.3333। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, ये पॉइंट के बाद तो सेम ही है, 0 हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3 आ गया, और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9x आ गया, तो x हमारा क्या हो गया 3/9। सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 1/3, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। x किसके इक्वल है, इसके, सो मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3, और यही हमें बोला था कि इसको p/q फॉर्म में लिखो। ठीक है, समझ में आया। आगे एक एग्जाम्पल और देखो और क्लियर हो जाएगा। तो अब है हमारे पास एक्सप्रेस 1.79 इन p/q फॉर्म। फिर से वही चीज करनी है, सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी गिवन है उसको x ले लो। सो स्टार्ट करेंगे हम, लेट x इक्वल्स टू 1.79, और इसमें बार 79 के ऊपर है। अब दूसरा क्या था, इक्वेशन 1 लो, किसको, डेसिमल के बाद अगर जो नंबर है उस पे बार है तो वो 1 ले लो। सो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 79 है, इस पे बार है, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगला क्या था कि जितने नंबर्स है उतनी जीरो से मल्टीप्लाई, जीरोस मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे करना पड़ेगा, 1 लिखा और साथ में 2 0, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर डेसिमल है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो अब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई किया x को, 100x हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, अभी बेसिकली क्या है 1.797979, ऐसे चलता जाएगा। सो अगर 100 से किए तो 2 डिजिट आगे चला गया डेसिमल, सो ये आ गया 179.797979 एंड सो ऑन। और जो हमारे पास मल्टीप्लाई करते ही आएगा उसको हमने ले लेना है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब लग रहा है ना, हमें लिखनी थी तो इजी लग रहा होगा। सो अब देखो माइनस करना है तो क्या होगा, 100x में से माइनस होगा x, और यहाँ पे क्या है 179.797979, इसमें से माइनस करना है हमें कितना, 1.797979 एंड सो ऑन। सो ला पॉइंट के बाद वाले तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा। 179 में से 1 माइनस करो, 178 आ गया, 100 में से 1 गया 99x आ गया, सो x इक्वल्स टू आ गया 178/99। यही हमें करना था, x क्या है 1.79, सो इसको p/q फॉर्म में लिखना है, तो ये आ गया 178/99। सो लिख दिया हमने p/q फॉर्म में। ठीक है, फटाफट से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शो दैट 0.23535353, सो ये जो है 0.235 बेसिकली रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब रेशनल नंबर की तरह लिखना है, p/q फॉर्म में लिखना है। चलो आ जाओ, सबसे पहले जो गिवन है पहला स्टेप क्या है, जो गिवन है उसको लेट कर लो x, सो लेट x इक्वल्स टू 0.235। ठीक है, जो गिवन था उसको हमने x लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इक्वेशन 1 लेट करना, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पे वो बार है तो उसको 1 ले लो। अरे अभी तक हम क्या कर रहे थे, x वाला जो था वही हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो डेसिमल के बाद 2 है, क्या 2 के ऊपर बार है, नहीं, तो मतलब इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं ले सकती। इक्वेशन 1 तक कैसे पहुंचूंगी, मुझे डेसिमल के बाद बार चाहिए, तो इस 2 को डेसिमल के इधर ले आए, कैसे लाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 इधर चला जाएगा। अब ये ध्यान रखना, अभी मैं मल्टीप्लाई वो वाला नहीं कर रही जितने नंबर्स पे बार है वाला, तो कंफ्यूज मत होना क्या, अभी क्योंकि इक्वेशन 1 ही नहीं मिली तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, ये रेड वाला ध्यान से देखना एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 10 से। क्यों 10 से, क्या, क्योंकि मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ डेसिमल को उधर शिफ्ट कर रही हूँ बच्चे। सो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ये एक डेसिमल आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा
35 पे बार। अब देखो डेसिमल के बाद हमारे पास बार आ गया, सो ये आ गई भाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब समझ आया स्टार्टिंग से मैं क्यों नहीं कहती इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, क्योंकि यहाँ आके परेशान हो जाते हैं। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है डेसिमल के बाद जो डिजिट है वहां पे बार होना चाहिए, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है। तो ये हो गई भाई पहली इक्वेशन। अब आ जाओ, अब मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई किसके लिए था? पहली इक्वेशन के लिए। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? कितनी डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है। सो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है ना। ध्यान से दोबारा से रिपीट पे देखना, लेकिन इस स्टेप को समझ लेना। ये जो रेड से स्टेप किया गया है इसको समझ लेना, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको हम x ले लेते हैं, फिर अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। किसको? डेसिमल के बाद जो डिजिट है वहां पे अगर बार है तो उसको पहली इक्वेशन ले लो। यहाँ पे हमने देखा डेसिमल के बाद 2 है, 2 पे बार नहीं है, तो हमने इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर लिया ताकि हमारा जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है उस पे बार आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, जब बार आ गया तो हमने इक्वेशन 1 ले ली। अब हमने देखा कितने नंबर्स पे बार है, तो 2 नंबर पे बार था, सो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सो करो जरा 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू, अच्छा अब रेड से क्यों कर रहे हैं, सो अब क्या करना है? 100 इंटू 10 करेंगे, 100 इंटू 10 होगा 1000x इक्वल्स टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 235.353535, क्योंकि ये तो चलता ही जाएगा ना भाई। और मल्टीप्लाई करते ही जो आया है वो हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन 2 में से माइनस करनी होती है इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन में ही क्या है? 1000x माइनस, यहाँ पे क्या है, कहाँ गया कहाँ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे है 235 पॉइंट, थोड़ा इजी कर लेते हैं, 35 बार। ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिख रहे, यहाँ पे है 235.35 पे बार, माइनस करना है 2.35 पे बार। ठीक है, क्लियर। अब माइनस कर लो, 1000 में से 10 माइनस करेंगे, यहाँ पे ना गड़बड़ कर देते हो इसलिए ध्यान से देखना। 1000 में से जब आप 10 माइनस करोगे 0, ये आ जाएगा 99। सो ये हमारे पास 990 आएगा। बहुत लोग इसको 999 लिख देते हैं। सो ये आ गया 990x, तो ये हमारा हो जाएगा। अब डेसिमल की बात तो सेम ही है, 0 हो गया। 235 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2, 5 में से 2 गया, हमारे पास आ जाएगा 3। तो x इक्वल्स टू हो गया 233 अपॉन में 990। क्लियर है, समझ में आया। ये रेड वाला नया पार्ट था, मुझे पता था कंफ्यूजन होगी, इसलिए ये एग्जाम्पल और ले रखा है। देखो इसमें क्या है, लेट करना है सबसे पहले x, किसको x लेट करेंगे? जो गिवन है। सो लेट x इक्वल्स टू 0.115 और 5 पे बार है। इस एक्सप्रेस करने में ना इससे मुश्किल टाइप का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, मतलब कोई भी एक्सप्रेस करने के लिए आएगा तुम कर दोगे। ठीक है, तो समझो सबसे पहले हमने x ले लिया, अब हमें इक्वेशन 1 चाहिए। इक्वेशन 1 में हमें देखना होता है डेसिमल के बाद डिजिट पे बार होना चाहिए। डेसिमल के बाद 1 है, उस पे बार है नहीं। सो अब क्या करना पड़ेगा? मुझे डेसिमल के बाद चाहिए 5, क्योंकि उसके ऊपर बार है। तो ये जो डेसिमल है इसको 2 डिजिट आगे भेजना पड़ेगा। अब डेसिमल में कभी भी डिजिट, मतलब डेसिमल को आगे भेजना है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 डिजिट आगे भेजना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। क्यों मल्टीप्लाई किया है? ताकि हमारा डेसिमल ऐसा चला, मतलब 5 के आगे आ जाए। ठीक है, सो जब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 2 डिजिट आगे चला जाएगा। सो ये हो गया 11.5 और 5 के ऊपर बार। अब हमें देखा डेसिमल के बाद जो नंबर था उस पे बार है, बिना कुछ सोचे समझे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये हो गया। अब आ जाओ नॉर्मल अपना क्वेश्चन पे। इक्वेशन 1 के बाद हम क्या देखते हैं? कितने डिजिट के ऊपर बार है? सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर। दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
10, ठीक है। अब 10 से अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 1000x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 11 और डेसिमल जब आगे जाएगा, देखो एक्चुअल में क्या है ये 11.555 एंड सो ऑन, सो डेसिमल एक आगे चला जाएगा, सो ये हो गया 115.555 एंड सो। अब ये कौन सी होती है, मल्टीप्लाई करते ही जो आया है, दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से माइनस करनी है इक्वेशन 1, करेक्ट। अब देखो ये हो जाएगा 1000 में से माइनस करना है 100x एंड यहाँ पे 115.5 के ऊपर बार में से माइनस करना है 11.5, तो पॉइंट के बाद 5 पे बार है दोनों पे, वो तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 115 में से 11 माइनस करना है, तो बड़ा सिंपल है, 1 फिर भी कर देते हैं, 5 में से 1 गया 4 0, सो ये आ गया हमारे पास 104 और यहाँ पे 1000 में से 100 है, ये आ गया 009, सो ये आ गया आपके पास 900 साथ में x, तो x की वैल्यू क्या होगी 104 अपॉन में 900। आई होप ये समझ में आ गया होगा। PYQ फॉर्म में लिखना था तो अब इसको हमने लिख दिया, क्या आया हमारे पास 104 अपॉन में 900 हो गई PYQ फॉर्म। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, इससे डिफिकल्ट लेवल का कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास भाई फाइंडिंग इररेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स। तो अभी हमने देखा कि जब हम रैशनल नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालते हैं तो हमने देखा था एक तो फॉर्मूला होता है या हम डिनोमिनेटर को सेम करके निकाल देते हैं। इररेशनल नंबर्स निकालना और भी ज्यादा इजी होता है, और जैसे दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे ही दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे इररेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे है 1/7 और इधर है 2/7, जरा अगर हम इसको वो करें डिवाइड करके देखें तो 7 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, पूरा डिवीजन नहीं करना, 7 0 0, ये आ गया 1, डेसिमल लगाया ये हो गया 10, 1 से किया 7, ये आ गया हमारे पास 30, फिर आगे फर्दर करेंगे सो ये हमारा हो जाएगा 4 से करेंगे 28, इतना भी करोगे काफ़ी है। इधर देखो मतलब 1/7 क्या है बेसिकली 0.14 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो तो अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 0 0, ये आ गया 2, डेसिमल लगाया 20, 2 से करेंगे 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। वैसे आगे भी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पे 0.2 समथिंग आ रहा है, इधर 0.1 समथिंग आ रहा है। अब इसके बीच में नंबर्स अपनी मर्जी से कुछ भी डालते रहो, क्योंकि आपको पता है हमारे इररेशनल नंबर में क्या होता है, इररेशनल नंबर में एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारा इसका एक तो हमने पढ़ा था ना डेसिमल एक्सपेंशन में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। सो या तो यहाँ पे हमारे पास 0.14 आ गया, अब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 0.14 एंड लेट्स सपोज यहाँ 5 लिख दिया, साथ में 0, फिर 14500, फिर 14500, मतलब ऐसे करके कुछ भी बना सकते हो। इसके अलावा जैसे क्योंकि ये पता चल गया कि भैया 0.2 से छोटा होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 0.14014001400, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा आप अपनी तरफ से रैंडम कोई भी नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारे नंबर्स हैं ये इररेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में आएंगे। तो इररेशनल नंबर बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको खुद ही अपनी तरफ से बनाना है, बस आपके पास ये क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए सेम, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रैशनल हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे कुछ कैसे, अब हमने इतनी सारी बातें कर ली रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की, तो यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यार बताओ, देख के बता सकते हो क्या तुम कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले रूट में 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद रूट 225 बच्चे हमारा 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है 225, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, रैशनल। देखो ना यहाँ पे करके देख लेते हैं, 15 इंटू 15 करो, 5 5 25, 5 1 5 6 7, और यहाँ पे आ गया 15, ये आ गया 5, सो 7 और 5 हमारे पास आ जाएगा 12 एंड ये आ गया 225, सो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट 225 को तो भाई हम लिख सकते हैं कि ये 15 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये तो 15 आ गया। 15 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, करके भी दिखा सकते हो पूरा करना हुआ तो। सो नेक्स्ट देखो 0.3796
रुक गया यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, दिस इज टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास 7.478478, सो ये क्या है 7.478 और ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में क्या है, रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो पैटर्न देखो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरह का पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है, इरैशनल नंबर में, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप देख के बता सकते हो कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इरैशनल होगा। ठीक है, सो अब ना कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज भी क्या, हम ना ऑपरेशंस देखेंगे। अब आप कहोगे मैम प्रॉपर्टीज की जगह आपने ऑपरेशंस बोल दिया। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये 4 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब हम एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस कर रहे हैं, या रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो हर बार क्या होगा ना, जैसे अगर आप एक रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर में से माइनस किया, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई किया, या रैशनल नंबर में रैशनल नंबर से रैशनल नंबर डिवाइड किया, इन सभी केस में जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, याद होगा या नहीं मेरे को पता नहीं, 8th क्लास में हमारा चैप्टर 1 था रैशनल नंबर, वहां पे हमने सब अलग अलग प्रॉपर्टीज करी थी रैशनल नंबर की। ठीक है, उसमें एक ये थी। इसी तरीके से अगर हम इरैशनल नंबर पे जाएं कि एक इरैशनल नंबर लिया, उसमें एक इरैशनल नंबर प्लस कर दिया, एक इरैशनल में से माइनस किया इरैशनल नंबर, 2 इरैशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, या 2 इरैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा We cannot say anything, मतलब ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी 2 रैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर 2 इरैशनल नंबर्स है तो आंसर क्या आएगा, हमें नहीं पता। आप इसी में मान लो एक रैशनल नंबर लिया, एक इरैशनल नंबर इनको प्लस कर रहे हैं, या रैशनल इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या रैशनल इरैशनल हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या रैशनल इरैशनल हमारे डिवाइड हो रहे हैं। इस केस में अगर दोनों में से एक इरैशनल नंबर है तो आंसर हमेशा इरैशनल नंबर ही आएगा। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी असर्शन रीजनिंग में या ट्रू फॉल्स में आपसे ये चीज़ पूछ ली जाती है कि बताओ एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर हमेशा इरैशनल मिलेगा। तो क्या याद रखना है, अगर दोनों नंबर रैशनल है आंसर भी रैशनल, अगर दोनों नंबर इरैशनल है तो हमें नहीं पता आंसर क्या हो सकता है, रैशनल भी इरैशनल भी। लेकिन अगर एक रैशनल एक इरैशनल है तो आंसर हमेशा इरैशनल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं, जैसे कि पहला है, अब अगर मैं आपको रैशनल नंबर्स प्लस करने, माइनस करने, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने दूं तो आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है। अब हम इरैशनल नंबर्स को देखते हैं। जैसे सबसे पहले है, अगर हमें प्लस करना है 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जैसे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। √2 और √3 वालों को प्लस नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे पास मान लो ऐसे है 3x प्लस 4y प्लस 2x प्लस 5y, तो इसमें हम कैसे प्लस करते हैं कि 3x वाला 2x से प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 5y वाला 4y, दोनों y वाले प्लस हो जाएंगे, सो ये हमारा 9y आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है, जैसे √2 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, सो 1 + 2 3, तो ये आ गया 3√2 प्लस, अब उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस, सो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, सो 2√3। अब इसको फर्दर आप नहीं कर सकते, पर ये आंसर क्या है, एक इरैशनल नंबर आया है हमारे पास। ठीक है, आगे देखो, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, सो देखो जरा, हमें यहाँ पे 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। सो हमें पता है भाई √5 अगर मल्टीप्लाई होगा √5 से तो क्या आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, है ना। सो 6 2 ज़ा
12 इंटू में √5 इंटू √5 5 हो गया। सो 12 इंटू 5 करेंगे 60 आ गया। आंसर क्या आया? रैशनल। अभी मैंने कहा था ना कि अब यहाँ पे हमने दो इरैशनल नंबर्स को प्लस किया, आंसर हमारे पास इरैशनल आया। इधर दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास रैशनल आया। इसीलिए हमने कहा था कि अगर दो इरैशनल नंबर है तो आंसर रैशनल आएगा, इरैशनल आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। डिवाइड करना है हमें, सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या डिवाइड करना है? 8√15 अपॉन में वी हैव 2√13। 13 है, 3 है, 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 8 और 2 तो कैंसिल हो सकते हैं। 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 पे। ऑल्सो अगर आपके पास ऐसे है ना कि ऊपर √a है, मान लो नीचे √b है, दोनों अंडर रूट में है, तो आप एक पूरा अंडर रूट लेके इसको ऐसे लिख सकते हो। और यही चीज मल्टीप्लीकेशन में भी है। अगर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेट्स सपोज √4 से, सो आप क्या करोगे? दोनों रूट में है, अंडर रूट में 3 और 4 कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एक तरह की आइडेंटिटीज हैं कि अगर आपको √a मल्टीप्लाई करना है √b तो आप सिंगल अंडर रूट में a इंटू b कर सकते हो। और वही लॉजिक है। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन है, ये जो हम कहते हैं ना, जैसे अभी आया था √5 इंटू √5, हमने कहा 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में क्या हो गया? 5 इंटू 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 25। अब 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 स्क्वायर है, स्क्वायर से गया तो ये आ गया 5। इसलिए हमने कहा था √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 आता है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। आगे देखो अब नेक्स्ट क्या होता है। अभी हमने डिवीजन वाला देखा। अगर √a अपॉन में √b है आपके पास तो आप अंडर रूट में a अपॉन b कर सकते हो। यही सेम चीज यहाँ करेंगे। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? इसको इधर करते हैं। सो ये आ गया हमारे पास, ऊपर तो 4 आ गया और यहाँ पे हम अंडर रूट में कर सकते हैं 15/3। अब कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 पे। सो ये आ गया 4√5। अब देखो फिर से दो इरैशनल नंबर को डिवाइड किया, क्या मिला आंसर हमें? यहाँ पे इरैशनल। अब ये मत सोचना कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरैशनल हमारा रैशनल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो अगर मैं कर रही हूँ लेट्स सपोज 4√2 को मल्टीप्लाई लेट्स सपोज 2√3 से, सो यहाँ पे क्या होगा? 4 2 8 और अंडर रूट में 3 2 6, आंसर इरैशनल मिल रहा है। और यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया था आंसर रैशनल मिल रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बोला कि जब दो इरैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आंसर रैशनल इरैशनल दोनों आ सकता है। इसलिए हमने कहा था उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आप एक दो प्रॉपर्टी और देख लो। प्रॉपर्टी क्या आप तुमने पहले भी पढ़ी हुई है, ये तो चलो बेसिक तुम्हें समझ आ गया। रूट वाले अगर तुम्हें, और प्लस माइनस का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसका ऐसे ट्रीट करना है जैसे अगर √2 है तो √2 वाले से प्लस माइनस होगा, √3 है तो √3 वाले से प्लस माइनस होगा। ठीक है, आगे अगर आपके पास है मान लो ब्रैकेट में √a, अरे क्या हो गया इसको, प्लस √b और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है √a माइनस √b, इस तरीके से, तो आंसर पता है क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास a माइनस b। अब आप कहोगे अच्छा ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, नहीं, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी? आपको याद होगा, एक हमने करी है a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। वही तो यहाँ पे हुआ, a प्लस बी, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, सो a प्लस b और a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पे? √a का स्क्वायर, माइनस b क्या है? √b का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये a आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये b आ जाएगा। सो देयरफॉर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया a माइनस b। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें दे देती कि ये है √a प्लस b एंड √a माइनस b। अब कहोगे नहीं प्रॉपर्टी है, नहीं, वही सेम चीज लगानी है, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होना चाहिए? a स्क्वायर। अब √a का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? a माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ तो b ही है तो a माइनस b स्क्वायर। तो ये कोई अलग प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंपल a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला है, बट वो रूट में इजी हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात करते हैं रैशनलाइज करना क्या होता है। सो रैशनलाइज में हम क्या करते हैं? बेसिकली पहली बात तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, जैसे आप यहाँ एग्जांपल्स दे सकते हो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट वाला है, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है, सो उस इरैशनल नंबर को हम रैशनल बना देते हैं और इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, चलो अब करना बहुत आसान है, मेथड इसका बहुत इजी है, करके दिखाती हूँ। यहाँ पे है 1 अपॉन में
√2। अब अंडर रूट में इरेशनल नंबर है, √2 है, तो क्या करना होता है, अब कैसे हटेगा ये √2, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से। यहाँ √2 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे √2 से, तो क्या मिला हमें, √2 × 1 करोगे √2 हो जाएगा, √2 × √2 करोगे 2 हो जाएगा। सो क्या करा हमने, सेम ही, अब है तो कुछ भी नहीं, सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, वो तो कैंसिल हो ही सकते हैं, मतलब कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई किया, नीचे से हमारा रैशनल बन गया, √2 था 2 बन गया। एक और करके देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास 2 + √3 है, एज इट इज ये पूरा उठाओगे, लेकिन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये 2 - √3, 2 - √3 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा इससे फायदा क्या होगा, इसको 1 से करोगे, ये तो आ गया 2 - √3 अपॉन में अभी जो फॉर्मूलेस करके आए हैं a + b a - b। सो a + b a - b क्या होगा, a² मतलब 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या करोगे 3 आ गया। सो ये आ गया 2 - √3 ऊपर और नीचे 4 में से 3 गया 1, मतलब 2 - √3, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने देखो क्या किया भाई, डिनोमिनेटर में जो हमारा रूट था उसको गायब कर दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले पॉज करके सोचो एक बार, ठीक है, चीटिंग मत करना, सोचो जरा क्या होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सेम यही 3√5 माइनस की जगह प्लस और 2√6, सिमिलरली 3√5 प्लस 2√6 ऊपर नीचे हो गया ना सेम। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, सो ये आ गया 3√5 प्लस 2√6 अपॉन में देखो यहाँ पे अगेन a + b a - b, तो a² मतलब 3√5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का स्क्वायर। सो यहाँ ऊपर तो एज इट इज रहेगा 3√5 प्लस 2√6, ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 3 × 3 = 9 और ये √5 का स्क्वायर होगा 5, 9 × 5 = 45 और माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 और √6 का 6 हो जाएगा, 6 × 4 = 24। अब इसको माइनस करेंगे, पहले तो ये लिख लो 3√5 देन प्लस 2√6 और अपॉन में 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। सो ये आ गया हमारे पास अपॉन में 21। हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, रूट था गायब कर दिया डिनोमिनेटर से। सो ये होता है रैशनलाइज करना। ठीक है, आप देखो जरा यहाँ पे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, इफ a = 5 + 2√6 and b = 1/a, then find the value of a² + b²। अब देखो जरा a क्या है हमारे पास, a गिवन है 5 + 2√6 और b क्या है, b है 1/a, a क्या है ये रहा, मतलब b हो गया 1/5 + 2√6। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर भी हो सकता है, इसके स्क्वायर के लिए पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, कैसे करते हैं बच्चे, सेम एज इट इज, बस साइन चेंज, तो -2√6 अपॉन में 5 - 2√6, तो ये हमारा हो गया 1 से मल्टीप्लाई करो 5 - 2√6 अपॉन में हो जाएगा a + b a - b, तो a², 5 × 5 = 25 माइनस इसका स्क्वायर करो 2 × 2 = 4 और √6 का करोगे तो 6 आ जाएगा, सो 6 × 4 = 24। सो ये आ गया 5 - 2√6 और अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, अब a² + b² निकालना है। सो पहले a² देखें, a² करोगे तो ये आ जाएगा 5 + 2√6 इसका स्क्वायर। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, उसका स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि देखो a² + b² का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, यहाँ पे वो गलती मत कर देना, a + b a - b वो किसका होता है, a² - b² का, यहाँ पे प्लस है तो इसका स्क्वायर करते हैं। अब कैसे करोगे, a + b होल स्क्वायर का क्या होता है भाई हमारे पास, a + b का अगर होल स्क्वायर है तो a² + b² + 2ab। तो आओ जरा, ये हमारा हो जाएगा a² मतलब 5 × 5 = 25 प्लस b², 2 × 2 = 4 और इसका तो इतनी बार स्क्वायर कर लिया 25 आ जाएगा। ठीक है, सो a² + b² + 2ab। ठीक है, समझ आया। अब देखो जरा इसको प्लस करो, सो 5 25 20 50, एक कम 49 हो जाएगा, प्लस इसको देखो जरा 5 × 2 = 10, 10 × 2 20, सो ये आ गया 20√6। अब इसके आगे तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते तो यहीं पे ही छोड़ देंगे, तो a² निकाल लिया हमने। इधर चल के b² निकाल लेते हैं। b² क्या होगा हमारा, 5 -
2√6 का स्क्वायर। सो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ आया। चलो तो अब इसमें देखो क्या होगा, a स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर अगेन 24 हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, सो इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 5 2 10, 10 इंटू 2 20 एंड √6। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है हमें। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर लिख लो पहले 49 प्लस 20√6 माइनस, ओ सॉरी प्लस करना है, माइनस क्यों कर रही हूँ मैं। सो प्लस 49 माइनस 20√6। सो 20√6 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 49 प्लस 49, 50 50 100, 2 कम कर दो 98 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बस ये देखना है कि अगर कुछ सॉल्व करने के लिए है और डिनोमिनेटर में अगर हमारा क्या है, रूट है, तो पहले हम उसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोले तो एक्सपोनेंट क्या होता है, अरे भाई एक्सपोनेंट हमारा होता है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा है a स्क्वायर या a रेज टू द पावर 9, सो हम इसको क्या पावर बोलते हैं। तो अगर ऐसे वाले का आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आओ देखते हैं। सो नाउ अगर आपके पास लेट्स सपोज है 2 रेज टू द पावर 4 एंड आपको करना है मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6 से। सो इस केस में हम क्या करते हैं, वैसे हमें पता है 2 रेज टू द पावर 4 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे, और 2 रेज टू द पावर 6 क्या, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यही है। तो अब इतना लंबा लंबा तो नहीं करोगे हर बार, तो सिंपल सा याद रखना है, अगर जहाँ पे क्या है दोनों जगह 2 है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम है पावर अलग है तो हम अपनी पावर्स को ऐड कर देते हैं। मतलब ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, लिखा 2, 4 प्लस 6 कर दो, 2 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। यही हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास a रेज टू द पावर कुछ है एंड मल्टीप्लाई हो रहा है a रेज टू द पावर समथिंग से, तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो आप क्या याद रखोगे कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ इसमें अभी ये ध्यान रखना कि हम बेस सेम लेके चल रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या होती है, पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास होता 6 रेज टू द पावर 7 अपॉन में 6 रेज टू द पावर 2, तो इस केस में हम क्या करते बच्चे, यहाँ पे बेस तो सेम ही है, पावर्स अलग अलग है, और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में हमारी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब ये हमारा 6 एज इट इज लिखो और पावर्स क्या है, 7 माइनस 2 हो जाएगा, विच मीन 6 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सेकेंड रूल क्या देखा कि अगर हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा है, सो इस केस में हमारी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, याद रहेगा, 2 इजी सी चीजें थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो ऐसा कुछ है 4 रेज टू द पावर 2 और उसके बाद इस पूरे की रेज टू द पावर 6, तो इस केस में क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है पावर ऑफ पावर। मतलब एक नंबर की पावर उसके ऊपर एक और पावर हो गई। तो इस केस में बच्चे हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स को, जैसे 4 लिखा और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो ये आ गया 4 रेज टू द पावर 12। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये रहा हमारा पावर ऑफ अ पावर रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते। सो अब नेक्स्ट है मेरे पास, लेट्स सपोज एग्जांपल लिया मैंने 2 रेज टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाई किया 6 रेज टू द पावर 4 से। अब इस केस में आप क्या करोगे, क्या यहाँ पे भी हम यही करें कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को ऐड कर दे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है, देखो ये चीज याद रखना, 6 रेज टू द पावर 4 है, तो इस 4 को हम बोलते हैं पावर
और ये इसको बोल रहे हैं बेस। अब आप यहाँ पे इन दो नंबर्स को देखोगे, 2 रेज टू द पावर 4, 6 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे हमें पावर सेम मिल रही है, मतलब 2 के ऊपर भी 4 की पावर है, 6 के ऊपर भी 4 की पावर है। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई होना चाहते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के ऊपर पावर कॉमन करके लगा दो। सिमिलरली डिवीजन में भी अगर आपके पास है 6 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2, तो दोनों के ऊपर 2 की पावर है, सो 6/4 किया और दोनों पे 2 की पावर लगा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो वाइसा वर्सा है, अगर ऐसा हो कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो उस पे सेम पावर हो तो आप ये मानोगे जैसे 2 × 6 रेज टू द पावर 4 है, तो मतलब ये पावर 2 पे भी है और ये पावर 6 पे भी है। ऐसे ही अगर ये डिवाइड हो रहा है और बाहर दोनों पे पावर लगी हुई है तो ये पावर 6 पे भी है और 4 पे भी है। ठीक है, ये चीज समझ आई भी, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी हो जाएगा। उसके बाद एक दो चीजें और देखनी है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 7 नंबर है और उसकी पावर 0 है, यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि 0 कर देते हैं। नहीं, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपके पास 96 रेज टू द पावर 0 1, 72 रेज टू द पावर 0 1, 6 रेज टू द पावर 0 1, 70 रेज टू द पावर, मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। अगर मेरे पास नेगेटिव पावर है, मतलब 6 रेज टू द पावर -2, अब अगर इस पावर को मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 6 रेज टू द पावर में 2 तो रहेगा, लेकिन अगर इसे आपको पॉजिटिव करना है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब 1/, कर दिया तो ये जो पावर आपकी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मेरे पास है 1/7 रेज टू द पावर 3, अब यहाँ पे नीचे है मेरे पास, इसको ऊपर लाना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 रेज टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। कभी भी अगर नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो अगर a रेज टू द पावर -m है तो वो इक्वल होगा 1/a रेज टू द पावर m। हमारी पावर पॉजिटिव हो गई अगर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। लास्ट हमारे पास है, कभी भी अगर आपके पास है कोई नंबर, लेट्स सपोज 7 रेज टू द पावर 2/3, या इसको पहले थोड़ा सिंपल में समझते हैं। अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 7 रेज टू द पावर 1/3, अब इसका क्या मतलब है, 7 रेज टू द पावर 1/3 का मतलब है कि अंडर रूट में मेरे पास 7 है और बाहर रूट के यहाँ पे मेरे पास 3 है। आपको याद है स्क्वायर रूट के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्यूब रूट के लिए हम यहाँ 3 लिख देते थे, है ना। इसी तरीके से अगर क्यूब रूट है 7 का, इसका क्यूब रूट है 7, सो हमें यहाँ पे पावर लिखनी है तो ये 1/3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 7 की पावर लेट्स सपोज 1/6 है तो इसका क्या मतलब है, अंडर रूट में 7 और यहाँ पे 6। अब आते हैं इस पे, अब हमें ये तो पता चल गया भाई ये जो है ये अंडर रूट में चला जाता है तो ये 2 कहाँ जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये अंडर रूट में 3 बाहर और ये 7 की पावर बन जाएगी। दोबारा से समझो, अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 3 रेज टू द पावर 2/6 तो इसका क्या होगा, 6 हमारा रूट के बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, बेस हमारा 3 आ गया, ये रूट के बाहर चला गया और 2 इसकी पावर हो गया। ऐसे बहुत सारे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसमें आपको इजी चीजें दिखेंगी। ये बस आपको समझ के रखना है कि इसको कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे भी इसको समझ लेते हैं एक बार, जो हमारा टेबल था। देखो अगर आपके पास है, इसको मैं जूम करती हूँ, अगर आपके पास है a रेज टू द पावर m/n तो a की पावर, n तो बाहर चला गया रूट के बाहर और m इसकी पावर बन गई। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। आई नो लास्ट वाला कंफ्यूजिंग लगता है बहुत बच्चों को, बट अभी क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, आओ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। 17 का स्क्वायर इनटू में 17 की पावर -5। सो अब देखो इसमें क्या करेंगे, बेस हमारा सेम है, जब भी बेस सेम है a रेज टू द पावर m इनटू में a रेज टू द पावर n है तो पावर्स हमारी प्लस हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 17 और पावर क्या क्या है 2 प्लस -5। सो ये हो जाएगा 17 प्लस -5 में से 2 गया 3 और साइन माइनस का, तो ये आ गया 17 रेज टू द पावर -3। या तो आप यहीं छोड़ दो और अगर पॉजिटिव करके छोड़नी है तो ये 1/17 रेज टू द पावर 3 हुई। हमने पढ़ा था ना, अगर पावर नेगेटिव है रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 रेज टू द पावर -3 से, पावर सेम है, बेस
अलग है, तो मतलब मल्टीप्लाई करना ना, लो मल्टीप्लाई करो दोनों की पावर -3। सो 7 इंटू 9 करेंगे, 63 आ गया हमारे पास। 63 रेज टू द पावर -3, इसको हम 1/63 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे लास्ट नहीं मतलब नेक्स्ट देखते हैं। 23 दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। सो 23 पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। सो -10 -7, सो ये हो गया 23 माइनस प्लस, 10 में 7 प्लस करेंगे 17, मतलब साइन माइनस का अगेन पॉजिटिव करना है। सो 23 1/23 रेज टू द पावर 17 हो सकता है, मतलब पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अब 2 रेज टू द पावर 2/3 एंड 2 रेज टू द पावर 1/3, क्या हो रहा है, बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे पावर्स ऐड होंगी। 2/3 प्लस 1/3, सो ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास 3, 2 + 1 3, ये आ गया 2 रेज टू द पावर 1 विच मीन्स 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, बस ये पावर्स देख के डरना नहीं है, सिंपल देखो ना क्या आइडेंटिटी लग सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास 32 रेज टू द पावर 2/5। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 32 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो जरा, 32 हमारे पास, अगर मैं इसको 2 से करना स्टार्ट करूं, सो 2 1 × 2 12 हो जाएगा, 6 पे फिर से 2 से करेंगे, 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 सो हमारे पास 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार। सो मतलब मैं 32 को लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 5, और ऑलरेडी पावर क्या है 2/5। तो ये कौन सा केस हो गया, पावर ऑफ पावर का। जब भी पावर ऑफ पावर होती है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 गया तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2, या हम इसको 4 भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 11 रेज टू द पावर 1/2 और 11 रेज टू द पावर 1/4। सो यहाँ पे क्या होगी, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि बेस सेम है। सो ये हो गया 11 एंड 1/2 माइनस 1/4। सो 11 एज इट इज, इसको करेंगे ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 - 1। सो ये आ गया 11, 2 में से 1 गया 1/4। सो 11 रेज टू द पावर 1/4 हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे भागते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, पावर की पावर की पावर, तो ऐसा लग रहा है गाली दे रही हूँ मैं। सो पावर, उसकी भी पावर है और उसकी भी पावर है, तो हमें पता है जब भी ऐसा होता है पावर ऑफ पावर तो क्या होता है, सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो ये आ जाएगा 64, अभी एज इट इज लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 इंटू 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 64 रेज टू द पावर 1/6। सो यहाँ पे 64 का देखते हैं। सो 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँ, सो ये हो जाएगा मेरा 3 2, फिर से 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 16, 2 से किया 8, फिर से 2 से किया 4, 2 से करेंगे 2 2 एंड 1। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 6। अब इसकी पावर 1/6 है, तो भैया 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल किया तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 1, मतलब आंसर क्या आया हमारा, 2 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा। राइट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। सो हमारे पास क्या है, 81 रेज टू द पावर 1 माइनस 1/4 अपॉन में 81 रेज टू द पावर 1/4। सो हमें पता है जब भी बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है। सो ये हो गया 81 एंड ये आ गया माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये तो 81 रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। सो आंसर क्या आ गया हमारा, 1। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुमने कर लिए ना तो समझो तुम चैप्टर में प्रो हो गए। जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इसके बाद करोगे ना तो तुम्हें सब बहुत इजी लगने वाला है। चलो ये क्वेश्चन देखो, शो दैट x रेज टू द पावर a ब्रैकेट में b माइनस सी अपॉन में x रेज टू द पावर b ब्रैकेट में a माइनस सी, डिवाइड करना है हमें x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर a एंड पूरा रेज टू द पावर c के, और प्रूफ करना है कि आंसर 1 आएगा। करिए स्टार्ट, टेंशन नहीं लेनी, सिंपल है। देखो x रेज टू द पावर, मल्टीप्लाई कर ले यहीं पे a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी, ये हमारा न्यूमरेटर है। अभी नीचे आओ, x रेज टू द पावर b इंटू ए
BA माइनस B इंटू सी BC, ठीक है। अब डिवाइड होगा, देखो यहाँ x रेज टू दी पावर, दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे c, अब बाहर c है वो इस x b के साथ भी है और इसके साथ भी है, और पावर ऑफ आवर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो देखो मैं दोनों चीजें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे या तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे सिंपल ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये x और ये क्या हो जाएगा b माइनस a, क्योंकि बेस सेम पावर्स अलग, और इस पूरे की पावर है c, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, या c को पहले आपने लिख दिया x bc अपॉन में x ac, तो उसके बाद माइनस कर लो, दोनों ही तरीके ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। आओ अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है, इसको ले लेते हैं, ये भी जो हमने किया, दोनों की पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी तो b माइनस a, और इस पूरे का हमारे पास है c पावर में, ठीक है। आप देखो फिर से हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। अभी इस वाले डिवीजन पे तो गए नहीं, अभी हम इन्हीं में ही लगे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, तो AB माइनस AC माइनस BA माइनस BC, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखा है क्योंकि साइन चेंज हो गए वरना गड़बड़ हो जाती है। अब ये डिवाइड होगा किससे, ये हो गया हमारे पास x, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे था हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा ना BC माइनस AC, ठीक है ना, समझ में आ गया। B माइनस A था और मल्टीप्लाई होना था किससे, C से, तो BC माइनस AC हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे वापस, अभी ये डिवाइड होने, अभी करेंगे डिवाइड, पहले इसको जरा सॉल्व कर ले। ये आया हमारे पास x AB माइनस AC, इसका साइन करो चेंज, माइनस BA प्लस BC, सो यहाँ देखो AB दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़े, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x रेज टू दी पावर BC माइनस AC, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, जब समझ में आएगा और करोगे ना तो इजी लगेगा सब। अब यहाँ पे अगेन क्या है, ये मेरा प्लस क्यों बन गया, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है पावर्स अलग अलग है, क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो बेस सेम x आ गया, इधर क्या बचा है माइनस AC एंड प्लस का BC, एंड इसमें से माइनस होगा क्या, BC माइनस AC, ठीक है। ब्रैकेट लगाया है क्योंकि साइन चेंज होंगे, सो ये हो गया x, ये है माइनस AC प्लस BC माइनस BC प्लस AC, की सब माइनस है बाहर तो साइन चेंज हो गया, माइनस का AC प्लस का AC प्लस का BC माइनस का BC, सो x रेज टू दी पावर क्या आ गया, 0, एंड एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज 1, और यही हमें प्रूव करना था कि आंसर 1 है। ये हमारे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस है, तो जब आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे ना तो बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, बट वो सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है। ऑल्सो विद दिस हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, लेकिन हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की पूरे जो सॉल्यूशंस है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है, यहाँ आई बटन में भी मैं ऐड कर दूंगी। ये हमारी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, इसमें आपको एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस और हमारे सभी बुक के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई रियली होप ये वन शॉट और ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 फुल फॉर्म में रेडी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।